वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th का होम साइंस का पेपर की। जो आपका होम साइंस का पेपर आने वाला है वो कितना उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका पहले हम डिस्कस करें प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। आपको पता ही होगा कि आपका होम साइंस का पेपर 25 मई को है। तो अब देखिए आपका जो 25 मई को होम साइंस का पेपर आने वाला है, उनके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो हम देखते हैं। अब आपका देखिए आपके कितने टाइम मिलेगा। आपको 2 आवर्स का टाइम है और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, 35 मार्क्स का आपका पेपर है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। तो अब देखिए आपके यहाँ पे इस पेपर में आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 13 क्वेश्चन हैं। अब हम चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले देखिए सेक्शन ए, पहले हम सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वॉशिंग प्रोसेस इन द लॉन्ड्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। मतलब आपका जो लॉन्ड्री में वॉशिंग प्रोसेस होता है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, आपको इन 2 सेक्टर्स पे। तो फर्स्ट है हॉस्पिटल। तो आपको पता ही हो हॉस्पिटल में आपका हाइजीन का, क्लीनलीनेस का या फिर डिसइंफेक्शन का ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो, गंदगी से कोई इन्फेक्ट ना हो, वो आपका ध्यान रखा जाता है। और हॉस्पिटल में अब तो डिस्पोजल्स भी स्टार्ट किए, डिस्पोजल भी यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई डिसइंफेक्ट ना हो। तो आपको यहाँ पे यही डिस्क्राइब करना है कि हॉस्पिटल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं होटल। तो होटल में भी आपका क्लीननेस का ध्यान रखा जाता है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। और आपके यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके गेस्ट आते हैं, आपके जो होटल में गेस्ट आते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है और उन्हें पर्सनल लॉन्ड्री भी दी जाती है। उन्हें अगर रिक्वायर होती है तो उनकी पर्सनल लॉन्ड्री भी अरेंज की जाती है, जहाँ पे आपके स्टार्चिंग या फिर आयरनिंग, प्रेस और चीज़ आपको जो भी करानी वहाँ पे आपको अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल। तो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे भी कोई हॉस्पिटल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने हैं और होटल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इसमें देखिए आपको पहले फर्स्ट रखा है, ग्रीन मार्केटिंग प्रोवाइड कंज्यूमर विद प्रोडक्ट दैट आर मोर इन ट्यून एंड विद नेचर, जस्टिफाई द गिवन रीजन विद द 2 रीजन। तो आपको पहला है, ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ता का ऐसा उत्पादन प्रदान करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। दिए गए कथन को 2 कारणों से पुष्टि कीजिए। मतलब जब आपका ग्रीन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स हैं वो एकदम आपके नेचुरल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको 2 उसमें बताना है। तो आपके क्या है, आपके अगर ग्रीन नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होती हैं, उनकी इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होती है। और ग्रीन मार्केटिंग ऐसे ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसमें नेचर से हो। तो ये आपका क्या करता है, क्रिएट लेस वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब आपके जो जबकि वो ना आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कम से कम क्रिएट करता है। यूज़ फ्यूल रॉ मटेरियल्स, आप कुछ रॉ मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं, सेव अदर रिसोर्सेज। और इसमें ग्रीन मार्केटिंग प्रोवाइड कंज्यूमर को अपनाते हुए आप यहाँ पे और भी रिसोर्सेज बचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप में यहाँ पे 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो आपको क्या 2 रीजंस बताने, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट कम क्रिएट करता है और अदर रिसोर्सेज भी बचाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू कंज्यूमर नीड टू अवेयर एंड एजुकेटेड अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। उपभोक्ता को अपने अधिकारों, दायित्व और संरक्षण क्रिया विधियों के बारे में जागरूक और जानकार क्यों ज़रूरी है। मतलब आपको ज़रूरी क्यों है कंज्यूमर को अपनी अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर कंज्यूमर अपनी अवेयरनेस, अपने एजुकेशन की वजह से, अपनी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक होगा तो उससे सब कुछ पता रहेगा कि जो कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं। वो अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो तो वो भी बता सकता है, वो बोल सकता है। इफेक्टिव डील विद द वो अपने जो मार्केटिंग में, अगर वो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। इसलिए कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ये कितने मार्क्स का, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको वीडियो के लास्ट में इसके आंसर कीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब नेक्स्ट है
थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है विच इन्वेंशन डेमोक्रेटाइज फैशन एंड टर्न द हैंडीक्राफ्ट्स into an industry, make it accessible for everyone. In this context, elaborate the role of a sex singer, name the term used for ready to wear or factory made clothing. तो यहाँ आपको बताना है पहले तो कि किस आविष्कार ने फैशन को लोकतांत्रिक बनाया, मतलब कौन सा ऐसा आविष्कार हुआ था जिसको आपको लोकतांत्रिक बनाया। हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो गए। इस संदर्भ में इसाक सिंगर की भूमिका का वर्णन कीजिए, मतलब आपको बताना उनका क्या रोल रहा है। तो पहले कौन सा इन्वेंशन था आपका, स्विंग मशीन थी। आपकी कौन सी इन्वेंट हुई थी, स्विंग मशीन थी जो आपकी इन्वेंट हुई थी। और जो आपके यहाँ पे इसाक सिंगर का रोल है वो आपका कब हुआ था, इन 1859 में इसका रोल हुआ था। इन 1859 इसाक डेवलप द फुट ट्रेडल फॉर द स्विंग मशीन विच लेफ्ट द हैंड फ्री टू गाइड द फैब्रिक। मतलब आपकी जब स्विंग मशीन आई थी, आपको जो आपके काम था स्विंग मशीन ने आपको की फैब्रिक को सबको आपके हैंड फ्री करने के लिए किया था ताकि आप स्विंग मशीन से अपना काम ईजिली कर सकें। तो उनका क्या रोल था, उन्होंने स्विंग मशीन इन 1859 इसाक सिंगर डेवलप द फुट ट्रेडल फॉर द स्विंग मशीन, मतलब इसाक सिंगर डेवलप किया था फुट ट्रेडल स्विंग मशीन के लिए, विच लेफ्ट द हैंड फ्री, मतलब जो आपके हैंड फ्री है वो गाइड के फैब्रिक से। तो आपको यहाँ पे स्विंग मशीन आई थी आपके लिए हेल्प के लिए। अब देखिए आपके और में भी है, अब और में क्या दे रखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशनल, लिस्ट डाउन 2 ऑप्शंस वेयर दे कैन वर्क एज सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी आंतरिक डिज़ाइन व्यवसायिकों का मुख्य कार्य क्या है, मतलब जो आपके इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशनल होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, और आपके यहाँ पे 2 ऑप्शंस भी उसे बताने। तो पहले आपको यहाँ पे फंक्शंस बताने पड़ेंगे। और मैं तो सबसे पहले तो आपका जो इंटीरियर है उसका मेन गोल होता है कि आपके जो परफेक्टली कंबाइन कर सकते आपका फंक्शन, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है तो आपका वो कंबाइन कर सके, अगर आपका कोई फंक्शन हो तो उसे कंबाइन कर सके, आपका प्राइमरी फंक्शन हो या फिर जो आपका कोई भी फंक्शन अगर आप पार्ट करते हैं तो उसे उसके इक्वली आपको डिज़ाइन कर सके। इंटीरियर डिज़ाइन का मेन फंक्शंस होते हैं आपके कि उसके जो परफेक्टली कंबाइन कर सके, आपका इंटीरियर डिज़ाइन अच्छी तरीके से वो कर सकें, वो ब्यूटीफुल भी हो, वो अपने वो इंटीरियर डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्यूटीफुल भी होता है, सेफली भी होता है, फंक्शनली भी होता है। मतलब का ब्यूटी भी होनी चाहिए, उसमें सेफ्टी भी होनी चाहिए और आपकी फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। और वो पर्टिकुलर स्पेस और एरिया, मतलब आपकी जो स्पेस होता है या जो एरिया होता है उसके हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनर काम करता है। नेक्स्ट है लिस्ट डाउन 2 ऑप्शंस वेयर दे कैन वर्क एज सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपको यहाँ बताना है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड में कब काम करता है। देखिए रिटेल स्टोर्स हो जाते हैं, ऑफिसेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, होटल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसके कोई भी 2 लिखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको सिर्फ इसके कारण लिखने हैं। तो सबसे पहले है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स excellent language and computer skills are also very important part of the development generalist, मतलब जो आपकी जो डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं, एक्सीलेंट लैंग्वेज है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के लिए। तो अब आपको यहाँ पे इस पर कोई भी एक रीज़न बताना है तो आप यहाँ बता सकते हो। जबकि डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन टेक्निक है वो डिलीवर स्मूथ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए हुई थी विद इंटरव्यू टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके लिए जो टेक्निक आई थी वो डिलीवर स्मूथ हुई थी, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स थे अलॉन्ग विद द इंटरव्यू टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे बता सकते हैं इसमें क्या क्या है इस कमांड में, जब मतलब ये जब आपकी कमांड आई थी, जब डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन टेक्निक आई थी तब उसमें क्या था। तो आपके वहाँ पे लैंग्वेज आपको बताया गया कि उसकी लैंग्वेज उसकी एक्सीलेंट लैंग्वेज थी, वो डेवलपमेंट थी जर्नलिस्ट के, आप यहाँ बता सकते हैं उसकी लैंग्वेज में इंक्लूड था स्पीकिंग भी थी, मतलब आप कैसे बोलते हैं, राइटिंग भी थी, रीडिंग भी है, विद एन एबिलिटी टू राइट टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के लिए चाहिए होता है कि वो अपनी रिपोर्ट्स हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसे टेक्निकली बनाए। तो उसमें जब आपकी डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक आई थी तब उसमें लैंग्वेज के उसमें इंक्लूड था, आपकी स्पीकिंग भी होनी चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए और रीडिंग भी थी, और वहाँ पर एबिलिटी थी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स, अगर आप जो डेवलपमेंट जर्नलिस्ट होते हैं वो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की टेक्निक भी अपना सकते थे।
और ये आपको यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर स्किल्स भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर स्किल में भी आपको पता होगा ये क्रिएटिविटी थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इसमें वर्ड एक्सेल भी इंक्लूड था, पावर पॉइंट भी इंक्लूड था, तो ये सारी आपकी टेक्निक्स थी। नेक्स्ट बोला है कम्युनिटी रेडियो बिकम द वॉइस ऑफ पीपल, मतलब आपका कम्युनिटी रेडियो वो वॉइस ऑफ द पीपल है एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर देयर डेवलपमेंट। तब आपको यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो के बारे में बताना है कि वो मतलब कम्युनिटी रेडियो बहुत चला था और उन्होंने लोकल पीपल्स को मैनेज भी किया था। जो आपके रेडियो थे तो रेडियो थे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, तो आपको बताना होगा कि उन्होंने लोकल पीपल्स को भी मैनेज किया था। एंड द कंटेंट आर लोकल यूज इन द लोकल डायलेक्ट, मतलब उन्होंने सब आपको जब एक कम्युनिटी रेडियो आया था वो आपका एक लोगों की आवाज़ बन चुका था। द लोकल रेडियो स्टेशन जनरली सपोर्ट लोकल प्रोग्राम, मतलब जो आपके लोकल रेडियो स्टेशन हैं वो जनरली जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं उसे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि लोग वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट्स को डिस्प्ले करें, अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस करें। तो आपको यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए आपके ऑप्शंस हैं, तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं। अ वास्ट रेंज ऑफ डिजाइंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन कलर इज एडिड फॉर वेरिएशन इन द प्रोडक्शन स्टेज ऑफ द गारमेंट। डिस्क्राइब 4 स्टेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन वेयर द डाई इज डन। मतलब जब आपकी आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन की आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन के 4 स्टेजेस डिस्क्राइब करने हैं जहाँ आपकी डाइंग डन होती है, डाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा पहले स्टेज क्या होता है इसका। डाई इज़ वेरी रेयर डन एट द फाइबर स्टेज, मतलब जो आपकी डाइंग होती है वो बहुत रेयर होती है जब वो फाइबर स्टेज पे होती है, बिकॉज इट प्रोवाइड टू द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब ये जो आपकी प्रोसेस होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो फाइबर स्टेज में ये क्या होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं डाइंग के। फिर आता है डाइंग डन एट यार्न स्टेज, मतलब जो आपका यार्न स्टेज होता है उस पर डाइंग कैसे होती है, तो हेल्प टू क्रिएट मल्टीफेस डिज़ाइन। मतलब इधर आपकी जो डाइंग होती है वो डन होती है यार्न स्टेज पे और वो आपको हेल्प करती है वेरियस डिज़ाइंस के लिए। वुमेन स्ट्रिप्स भी होती है, चेक्स आर कॉमन डिज़ाइन प्रोड्यूस, आपके थोड़े बहुत कॉमन डिज़ाइन भी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है डाइंग एट फैब्रिक स्टेज, मतलब आपको पहले बताया गया था जो फाइबर स्टेज होता है उस पर आपकी रेयर चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट यार्न स्टेज होता है उस पर हेल्पफुल होता है, क्रिएट करते हैं डिज़ाइन। फिर डाइंग आती है फैब्रिक स्टेज पे, और ये बहुत कॉमन मेथड है डाइंग करने का। ये कौन सा मेथड, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। और इट मे बी डन टू प्रोड्यूस सिंपल सिंगल कलर फैब्रिक, मतलब जब आपको कभी भी सिंपल सिंगल कलर फैब्रिक का करना हो, डिज़ाइन मटेरियल करना हो, तो ये आपका यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट आता है कलर कैन ऑल्सो बी एडिड एट फैब्रिक स्टेज, मतलब आप जब कोई भी कलर ऐड कर सकते हो फैब्रिक स्टेज पे, पेंटिंग के, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी होती है, पैच होते हैं, उसके हेल्प से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। हेयर द कलर एप्लीकेशन में आपकी जो कोई भी शेप दे सकता है और आपको ये शेप भी वो फॉर्म कर सकता है। तो आपको क्या है, फैब्रिक स्टेज पे आप कोई भी कलर भी ऐड कर सकते हो। तो ये डाइंग के 4 स्टेज थे। नेक्स्ट देखिए आपके इसके ऑप्शन में क्या है। टेक्सचर इज द सेंसर impression of sight and touch and refer to the tactile and visual qualities of the material। अब आपको यहाँ करना है लिस्ट 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टेक्सचर इन टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब आपको कोई 4 फैक्टर्स यहाँ पे बताने हैं। तो आपको यहाँ पे 4 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। एक तो होता है कि आपके जो कोई आपके टेक्सचर इन टेक्सटाइल मटेरियल में सबसे पहले आता है आपका फैब्रिक कंटेंट, वो नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। नेक्स्ट आता है यार्न प्रोसेसिंग एंड यार्न टाइप, जो आपके मेथड ऑफ ट्विस्ट करने के लिए ट्विस्ट इंसर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस यार्न टाइप में होता है। थर्ड आता है आपका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, मतलब आपकी जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है इसमें वीविंग आती है, आपकी लैक मेकिंग आती है, फेल्टिंग आती है, तो आपको ये बता सकते हो ये टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर है। और आपकी फैब्रिक फिनिशिंग आती है जिसमें आयरनिंग होती है, टेंटरिंग होती है, कैलेंडरिंग होती है, तो आप ये बता सकते हो। और फिर एक है सर्विस ऑर्नामेंटेशन, यहाँ पे आप फ्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो इसके अंडर आती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 4 बताने हैं, मैंने 5 क्वेश्चन आप कोई भी 4 डिस्क्राइब कर सकते हो। और ये कितने मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच मिशन वॉज स्टार्टेड अ नेशन वाइड कैंपेन, मतलब इसको कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ था, नेशन वाइड कैंपेन टू एक्सेलरेट एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सेंसेशन कवरेज एंड इम्प्रूव क्लीननेस, मतलब कौन से मिशन ने आपकी जो क्लीननेस थी इम्प्रूव की थी और वो कब लॉन्च हुआ था, और आपके उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो ये कौन सा मिशन था जिससे आपकी क्लीननेस बढ़ी थी, वो था आपका स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा था, स्वच्छ भारत मिशन। और नेक्स्ट था इसका ये कब लॉन्च हुआ था,
तो ये आपका कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। तो आपका ये कौन सा मिशन था? स्वच्छ भारत मिशन था। और कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो आपका यही था कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि जो आपकी यहाँ पे गंदगी होती है, डर्टीनेस होती है, वो सुधर जाए, आपकी जो क्लीननेस है वो बढ़ने लग जाए, आपके जो कंस्ट्रक्शन हाउस होल्ड होते, कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स है, वो सारे मतलब एकदम मेंटेन हो जाए, उनके जो आपकी क्लीननेस का स्केल है वो लार्ज हो, आपके हर जगह क्लीननेस हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपके इंडिया में स्वच्छ भारत का स्वच्छ करने के लिए आपका ये आंदोलन चलाया गया था। और इसके मुख्य उद्देश्य यही थे कि आपकी जो क्लीननेस है इम्प्रूव हो और हर जगह मॉनिटरिंग हो कि कंस्ट्रक्शन यूसेज जो आप जो कूड़ा फेंकते हो, गार्बेज फेंकते हो, वो यूटिलाइज हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दे रखा है कमल एज अ हाउस कीपिंग। कमल एक हाउस कीपिंग है। कंसल्टेंट wants to provide his service on contractual basic in hospitality staff. Tell him about 4 section of housekeeping. मतलब आपको यहाँ 4 sections बताना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के। ही एफिशिएंट स्ट्रीमलाइन 2 सेक्शन, मतलब आपको यहाँ पे 4 सेक्शन हाउसकीपिंग के बताने हैं। तो एक तो था हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, मतलब जो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, मतलब साफ सफाई का डिपार्टमेंट जो सेक्शन है, वो आपके जो पास ऑन द इंफॉर्मेट हाउसकीपिंग, मतलब जो हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क है, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो उनके स्टाफ्स होते हैं उन तक पास करता है, और जो आपके फ्लैट्स वगैरह होते हैं उस पर वर्क करता है क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आता है हाउसकीपिंग मैनेजमेंट की। जो आपकी हाउसकीपिंग मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है? वो प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है सारी एक्टिविटीज़ जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट आता है गेस्ट रूम ब्राइड। जो गेस्ट रूम्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पब्लिक एरिया, जो आपके जो पब्लिक एरियाज़ होते हैं, लॉबीज़ होती हैं, फ्रंट ऑफिस होते हैं, या फिर अगर कोई भी कॉमन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्लीननेस है, वहाँ पे वो देखते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शंस, मतलब जब आपके जैसे लगेज ऑफ गेस्ट, मतलब आपके डिपोजिट, आपके गेस्ट के जो लगेजेस होते हैं उन्हें डिपॉजिट करते हैं। मतलब आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? पहले तो काम है इनका यह है कि जबकि जो नॉर्मल एरियाज़ होते हैं, कॉमन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ध्यान रखना। हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, जो आपके कोई क्लीननेस का प्रोग्राम होता है, कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे ऑर्गेनाइज करना, उन्हें प्लान करना और सारी उस पर कंट्रोल करना। तो आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है? 4 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे कोई भी टू मार्क्स का, आपको यहाँ पे कोई भी 4 सेक्शंस यहाँ पे वो बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेक्शन स्टार्ट हो गया सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 8। तब ये आपको यहाँ पे दे रखा है योर फैमिली इज प्लानिंग टू बाय फुली ऑटोमेटिक मशीन। आपको पता होगा कि आपकी 2 ऑटोमेटिक मशीन, 2 वॉशिंग मशीन आती है, एक फुली ऑटोमेटिक, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। आपको यहाँ पे बताना है उनका कोई 1 डिफरेंस बताना है उन 2 मशीन्स पे। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। आपको ब्रीफली इसके 2 टाइप्स सर्कुलेशन सिस्टम करना है। तो यहाँ पे आपको उनके कोई भी एक डिफरेंस बताना है। तो आप ये बता सकते हो जो आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम में कंट्रोल करती है सारे जो भी आपको यूज़ करना होता है, वो वाटर हो, टेम्परेचर ऑफ वाटर हो या वॉश साइकिल हो, उसे क्या करती है सिंगल टाइम में उसकी सेटिंग को कंट्रोल करती है। लेकिन जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो रिक्वायर इंटरवेंशन द ऑपरेटर एट फ्रिक्वेंट इंटरवल, मतलब वो सिंगल टाइम के लिए नहीं, वो फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन काम करती है। लेकिन फुली ऑटोमेटिक सिर्फ सिंगल टाइम के लिए आपको के उस काम को कंट्रोल करती है। फिर एग्जांपल आप वाटर फिलिंग डाल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर डाल सकते हैं, वॉश साइकिल्स डाल सकते हैं, तो उसके एग्जांपल हो सकते हैं। और आपके देखिए फुली ऑटोमेटिक एक डिफरेंस और है कि उनमें 1 ट्यूब मशीन होती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में 2 ट्यूब्स मशीन्स होती हैं। तो आप इन दोनों में से एक डिफरेंस उसका लिख सकते हो। अब आपका यहाँ पे पूछा गया था कि 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ड्रायर, मतलब जब भी ड्रायर्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स सर्कुलेशन सिस्टम्स होते हैं, वो करना है। तो सबसे पहला होता है एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड एट हाई वेलोसिटी, मतलब जो आपकी एयर है वो लो टेम्परेचर की होती है क्योंकि जब हाई वेलोसिटी सर्कुलेट होती है, ताकि रूम एयर एंटर द ड्रायर फ्रॉम अंडर द फ्रंट पैनल पासेज ओवर द सोर्स ऑफ हीट। मतलब जब आप वो ड्रायर से काम करते, ड्रायर का सिस्टम चलाते तो आपकी जो एयर होती है वो लो होती है एट हाई वेलोसिटी के टाइम।
नेक्स्ट होती है एयर ऑफ हाई टेम्परेचर इज सर्कुलेटली स्लोली, मतलब जब आपकी जो ड्राई में जब होता है वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं तो आपका जो एयर होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है जब वो सर्कुलेटली स्लोली होते हैं। तो आपको ये दो टाइप्स को आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको देखिए इसमें और में दे रखा है व्हाट कुड बी द रीज़न इफ़ द क्लोथ्स लुक ग्रे, मतलब क्या रीज़न है अगर आपके क्लोथ्स ग्रे दिख रहे हैं एंड डल डल हैं और हैव अ हार्श टेक्सचर इवन आफ्टर वॉश साइकिल, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिश एंड टम्बलिंग मेथड्स ऑफ वॉशिंग इन मशीन, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करना है। तो पहले तो आपको यहाँ बताना होगा कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो ग्रे एंड डल दिख रहे हैं, हार्श टेक्सचर दिख रहे हैं, इधर इज़ नॉट डन एंड द डिटर्जेंट रिमेन इन वॉश क्लोथ, मतलब आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो वॉश क्लोथ को अभी नहीं गए रिमेन हैं, यानी आपके जो क्लॉथ्स हैं वो ढंग से नहीं हुए हैं वॉश। अभी इनमें आपको पोलिसेशन एंड टम्बलिंग में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो पोलिसेशन जो होती है वो टॉप लोडिंग मशीन होती है जो वो यूज़ होती है टॉप लोडिंग मशीन्स में, लेकिन जबकि टम्बलिंग मशीन होती है वो फ्रंट लोडिंग मशीन होती है, वो सामने लोड होती है, और वो जो आपकी पोलिसेशन होती है वो टॉप पे होती है, टॉप साइड से खुलती है। नेक्स्ट है द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय वर्टिकल, जबकि जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकली होती है, रैपिडली मूवमेंट होती है उसकी वर्टिकली होती है, लेकिन जबकि टम्बलिंग वॉशिंग मशीन है वो हॉरिजॉन्टली टेक प्लेस करती है। तो आपको यहाँ पे उनके डिफरेंसेस बताने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है टुडे इंफॉर्मेशन सोसाइटी नीड द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन and the extension methods to create awareness, sensitize, educate and empower the masses. Briefly discuss any 3 methods used in the field of development, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी 3 methods बताने हैं, communicate and generate to reach masses, आपको यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी देना है। तो आपकी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के 3 मेथड्स क्या हैं। पहले कैंपेन इज़ अ कंबाइन, मतलब कैंपेन जो होता है वो आपका सबसे पहला मेथड है आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब आप कैंपेन करते हैं तो आपको डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपके टूर्स होते हैं, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं जब आपके कैंपेन्स चलते हैं। तो ये आपका सबसे पहला मेथड है जो आपकी कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सेकेंड मेथड है रेडियो एंड टेलीविजन आर मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट कन्वेंट मासेस, मतलब जो आपको पता है कम्युनिकेशन मास के आपके रेडियो एंड टेलीविजन्स मोस्ट चीपर है, मतलब आपको ज़्यादा वो मेनी चीपेस्ट में है और पॉपुलर भी हैं। तो ये दूसरा मेथड है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड आता है प्रिंट मीडिया, यानी आपके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं, या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो यूज़ करना। तो आपको यहाँ पे कोई भी 3 मेथड्स बताने हैं, तो आप कैंपेन बता सकते हो, रेडियो एंड टेलीविज़न वाला मेथड बता सकते हो, आपका प्रिंट मीडिया वाला भी बता सकते हो। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कोई भी 3 मेथड्स, क्योंकि आपके यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th में बोल रखा है फैशन मूव्स इन अ साइकिल, जो आपका फैशन है वो साइकिल की तरह मूव कर रहा है। द वे इन विच फैशन चेंज इज डिस्क्राइब एज अ फैशन साइकिल, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ फैशन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी आपको यहाँ पे डायग्राम भी बताना है, और जो आपके फैशन साइकिल है वो उसके वेरियस स्टेज भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो पहले तो आपके जो फैशन साइकिल है वो क्या है, उसमें आपकी जो आपको सारे जो सारे फैशंस होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं फिर फैशन साइकिल में। तो आपको पहले तो उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसके वेरियस स्टेजेस डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, जो आपका स्टाइल होता है उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, मतलब जब आपका न्यू फैशन आया है उसे लोग परचेज करें, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़े। फिर आता है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, जो आपकी मैनी कॉपीज़ हो जाती हैं, आपकी आपकी जो फैशन साइकिल चलती है वो ज़्यादा ही हो जाती है, तो आपको रिटेलर स्टोर्स पे भी आपको पहुंचाने पड़ते हैं, आपके जो स्टाइल्स होते हैं वो डिक्लाइन करने पड़ते हैं रिटेल स्टोर्स पे। और रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल, और जब आपके स्टाइल से कई बार आपके रिजेक्ट भी हो जाते हैं लास्ट फेज पे जो फैशन साइकिल होती है, और उसमें अगर आपकी जैसे फैशन साइकिल चलती आ रही है उसकी आपके आगे न्यू स्टाइल्स भी आते हैं, तो आपकी जो पुरानी साइकिल होती है वो रिजेक्ट भी होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर उसके वेरियस स्टेज डिस्क्राइब करने हैं, और ये कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट सेक्शन सी है जिसमें आपके 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन है। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे दे रखा है योर अंकल परचेज अ ब्रांडेड प्योर वुलन कोट, मतलब उन्होंने ब्रांडेड प्योर वुलन कोट खरीदा लास्ट मंथ में। ही इज़ आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट क्वालिटी, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है उसकी क्वालिटी से। तो विच टू कंज्यूमर राइट हैव ही एक्सरसाइज, मतलब आपको जब पहले क्वेश्चन बताया गया था कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, तो यह क्वेश्चन आपके वही कंज्यूमर राइट्स के अवेयर पे है। तो कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट है? राइट टू बी हेयर्ड, मतलब जो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, राइट टू बी हेयर्ड का मतलब होता है जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी बात को भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड कंसिडरेशन द राइट एट अप्रोप्रिएट फॉर्म्स, मतलब जो आपको अगर क्वालिटी से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पास राइट है, आप उस क्वालिटी के ऊपर आप उन्हें कंज्यूमर से बोल सकता है। और नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसर, मतलब जो कंज्यूमर होता है उसे फॉल्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बोलने का हक होता है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि आपके पास कंज्यूमर पास क्या क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है मेंशन 4 ways बाय विच ही कंसीडर एज ए रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, मतलब ऐसे कौन से वेज हैं जिससे उसे लगे वो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर है। तो यहाँ पे ही शुड दे हैव नॉलेज ऑफ वेरियस राइट्स एंड लॉज, मतलब जो कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानना है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कंज्यूमर के पास क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर के पास क्या लॉज हैं, उनके हक में क्या लॉज बने हुए हैं। नेक्स्ट है बिफोर मेकिंग पर ही शुड बी डू मार्केट, मतलब अगर वो कुछ भी परचेज़ करते हैं मार्केट से तो उन्हें सर्वे कर लेना चाहिए पहले मार्केट में कौन सा ब्रांड या फिर कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी है। ही शुड फील फ्री टू चूज़, अब वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि वो फ्री होते हैं अपनी कोई भी चॉइस से, अपनी कोई भी वेराइटी, अपनी कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं, किसी की दबाव किसी का कोई नहीं होता। तो आपको ऐसे ही करके आपको यहाँ पे 4 ways बताने हैं। लास्ट है विच स्टैंडर्ड मार्क यू मस्ट लुक फॉर अ लेबल टू इंश्योर द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ वुलन क्लॉथ, इलस्ट्रेट बाय डायग्राम। तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है वूल मार्क का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हीमा इज अ डिजाइनिंग अ सलवार कमीज फॉर अ वुमेन हु वाज अ फैट बेली, सजेस्ट हाउ शी कुड यूज़ 4 एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन आउटफिट, मतलब आपको यहाँ पे उसके 4 एलिमेंट्स बताने हैं। तो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं जो सलवार कमीज़ डिज़ाइन करते हैं? तो सबसे पहले लाइन आता है, जो आपकी शर्ट्स होती है वर्टिकली स्ट्रिप्स होनी चाहिए, नो कर्व लाइन पैटर्न, मतलब कर्व लाइन पैटर्न नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट आता है कलर, जो आपके सलवार का और कमीज़ का कलर है वो सेम होना चाहिए। दे शुड बी कूल कलर लाइक, जो मतलब कूल कलर ग्रीन ब्लू एज़ कम्पेयर टू ये होनी चाहिए। उसकी शेप और साइज़ भी रिड्यूस होना चाहिए। शेप, फिर आपको जो आपकी सलवार कमीज़ होती है उसकी शेप प्रिंटिंग, मतलब उसकी शेप कैसे आएगी वो देखना। नेक्स्ट होता है टेक्स्चर का। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऑप्शन में क्या है। एक्सप्लेन टू कॉलेज गोइंग गर्ल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, मतलब जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उन्हें इंपॉर्टेंस बतानी है। एंड द कलर एंड द रिलेटेड कलर स्कीम फॉर स्कर्ट ब्लाउज। 13 क्वेश्चन में है आपके देखिए 3 पार्ट्स है। द वुड एंड बी एवरेज डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सर्विस, मतलब आपका जो फूड बी एवरेज डिपार्टमेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो सेल ऑफ फूड एंड बी एवरेज, मतलब जबकि फूड की सेल्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिस्ट डाउन 2 सर्विस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट, आपको कोई 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट बतानी है। तो यहाँ पे कौन सी फूड डिपार्टमेंट, द रिलेट सर्विस डिपार्टमेंट फूड के उस पर बी एवरेज डिपार्टमेंट होता है। और उसके अंडर क्या आता है? किचन आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, रूम सर्विसेज आती हैं, कॉफ़ी शॉप्स आते हैं। लास्ट आपका डिस्क्राइब 6 एसेंशियल रिक्वायर कंपनी रिक्वायर्ड बाय स्टाफ वर्किंग इन रेस्टोरेंट, मतलब आपको 6 एसेंशियल बतानी है। तो हैव उस पर गुड हाइजीन्स होना चाहिए, ऑर्डरनेस होना चाहिए, गुड मैनर्स होने चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। तो ऐसे करके आपको कोई 5 फर्स्ट का आंसर है कि हॉस्पिटल लॉन्ड्रीज में होना चाहिए। फिर सेकंड इको फ्रेंडली के बारे में था। थर्ड आपकी स्विंग मशीन्स की इन्वेंट की कब इन्वेंट हुई थी। नेक्स्ट था आपकी डेवलपिंग जब की प्रेजेंटेशन टेक्निक आई थी। कम्युनिटी रेडियो आया था। 5th में फैब्रिक प्रोडक्शन के बारे में बताना था। 6th में आपका जो स्वच्छ भारत मिशन आया था उसके बारे में बताना था। 7th में आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना था। 8th आपको फुली मशीन है और ऑटोमेटिक मशीन के बारे में डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट आपको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में बोलना था। डेवलपमेंट की कम्युनिकेशन 3 मेथड्स हैं। फिर 10th में आपको डायग्राम बताना था फैशन साइकिल का। 11th में आपको कंज्यूमर राइट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी थी। वूल मार्क बनाना था। 12th में आपको एलिमेंट्स बताने थे 4 एलिमेंट्स। एंड 13 में आपको यहाँ पे
रिस्पॉन्स मतलब आपको यहाँ पे उसकी एवरेज सर्विस डिपार्टमेंट फूड्स के बारे में बताना था।